आज पंडित जी सुबह से बहुत खुश हैं। बार बार घड़ी देख रहे हैं कि कब 11 बजेंगे। बार बार अपनी पत्नी सरला से पूछते हैं कि उन्हें खाना बनाने की तैयारी में क्या मदद चाहिए। घर का गेस्ट रूम उन्होंने खुद ही रेडी कर दिया था। एक्चुअली आज पंडित जी के बचपन के दोस्त आ रहे हैं उनसे मिलने। साथ में उनका बड़ा बेटा सौरभ भी आ रहा है। आखिरी बार 10 साल पहले सौरभ की ही शादी में अपने दोस्त सुधाकर से मिले थे पंडित जी। तब से अब जाकर मिलना हो पा रहा है। वो भी इसलिए कि सुधाकर को अपनी कुछ जमीन वगैरह बेचनी है जो उसके पुरखों की इसी शहर में है। सौरभ ने कल फोन करके जब ये बताया तो पंडित जी बहुत खुश हुए। आखिरकार सुधाकर उनके बचपन का दोस्त था, और दोस्त भी ऐसा वैसा नहीं, पक्का दोस्त। उसके साथ उनके बचपन की, स्कूल की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। बचपन की शरारतों में दोनों बराबर के पार्टनर्स होते थे, या उन्हें क्राइम पार्टनर्स मेरे ख्याल से कहना सही होगा। बाग से आम चुराना हो या क्लासमेट्स के टिफिन से लंच चुराना, इसमें दोनों की बराबर की पार्टनरशिप होती थी। साथ स्कूल जाना, साथ खेलना, हर काम दोनों का साथ ही होता था। टीनेज तक ये सिलसिला चलता रहा और फिर सुधाकर के फादर का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया। जब वो लोग शिफ्ट हुए तब दोनों दोस्त बहुत उदास हुए, लेकिन जाना तो था ही। लेकिन फिर लेटर्स और बाद में फोन के जरिए एक दूसरे से दोनों जुड़े रहे। साल में 1-2 बार मुलाकात भी हो जाती थी। लेकिन पिछले 10 साल से मिलने का यह सिलसिला थम सा गया था, क्योंकि अब दोनों की उम्र भी हो गई थी और ऐसा कोई बहाना भी नहीं मिला कि मुलाकात हो। पंडित जी ये सब सोच ही रहे थे कि सुधाकर और सौरभ आ गए। दोनों दोस्त ऐसे गले मिले जैसे जन्मों के बाद मिल रहे हों। सौरभ भी पंडित जी से मिलकर बहुत खुश हुआ। दोनों दोस्तों की जो बातें शुरू हुई तो जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सरला जी और सौरभ तो बस उनकी बातें सुने जा रहे थे। इस सब में कब दिन ढल गया पता ही नहीं चला। डिनर के बाद जब सब सो गए तब पंडित जी अकेले ही बरामदे में बैठे कुछ सोच रहे थे। उनके ध्यान में रह रहकर सौरभ का मुरझाया हुआ चेहरा आ रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन उन्हें लग रहा था कि सब कुछ ठीक नहीं है, कहीं कोई परेशानी है। वरना सौरभ के चेहरे पर तो हमेशा स्माइल रहती थी। उन्होंने सोचा कि सुबह जरूर सौरभ से बात करेंगे। सुबह जब पंडित जी वॉक पर निकल रहे थे तो सौरभ भी उनके साथ आ गया। कुछ फॉर्मल बातों के बाद आखिर पंडित जी ने सौरभ से पूछ लिया कि क्या वो किसी परेशानी में है। सौरभ पहले तो हिचकिचाया, लेकिन फिर वो पंडित जी के आगे खुल गया। उसने बताया कि उसकी लाइफ में पिछले कुछ सालों से बहुत टेंशन चल रही है, जिसकी वजह उसकी वाइफ और मदर का रिलेशन है। मैं समझा नहीं, पंडित जी ने सौरभ से कहा। सौरभ बोला, मैं आपको डिटेल में बताता हूं। मेरी शादी में तो आप आए ही थे। मेरी पत्नी निधि बहुत अच्छे नेचर की, समझदार और पढ़ी लिखी लड़की है। मेरी मां भी अच्छे नेचर की है, ये तो आप जानते ही हैं। शादी के कुछ वक्त बाद तक सब सही से चलता रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे निधि और मां के बीच टेंशन बढ़नी शुरू हो गई। बहुत छोटी छोटी बातों से मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होनी शुरू होने लगी। दोनों को लगता था कि गलती हमेशा सामने वाले की है। पहले तो उन दोनों ने आपस में बात करके इश्यूज को सुलझाया, लेकिन धीरे धीरे उनके बीच बातचीत कम होने लगी और वो दोनों ही एक दूसरे की शिकायतें मुझसे करने लगी। मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं क्या करूं, किसकी साइड लूं। मां को सही कहूं तो वाइफ नाराज हो जाएगी, और वाइफ को सही कहता हूं तो मां नाराज हो जाएगी। ये रोज रोज की लड़ाइयां अब इतनी बढ़ चुकी हैं कि मेरा ऑफिस से घर जाने का मन ही नहीं करता। पंडित जी को सौरभ की परेशानी अच्छे से समझ आ गई, लेकिन इसमें उनके दोस्त सुधाकर का रोल समझ नहीं आ रहा था। तुम्हारे पापा इस मामले में कुछ इंटरफेयर नहीं करते क्या? दोनों को समझाने की कोशिश नहीं करते? मेरे पापा का नेचर तो आप जानते ही हो। किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े से वो दूर रहना पसंद करते हैं। फिर एज के साथ उनका ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ रहता है, इसीलिए हम भी नहीं चाहते कि उन्हें अननेसेसरी किसी टेंशन वाली सिचुएशन में घसीटें। एक ही घर में रहते हैं, इसीलिए पता तो उनको सब कुछ ही है, लेकिन वो सास बहू की लड़ाई में नहीं पड़ते। दोनों में से ना तो किसी को अच्छा कहते हैं ना बुरा। ये कहकर पंडित जी ने लंबी सांस ली। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? किसी न किसी को उन दोनों को साथ बिठाकर बात तो करनी ही पड़ेगी। क्या पता जब वो साथ बैठकर एक दूसरे से बात करेंगी तो उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर हो जाएं। मैंने कोशिश की थी अंकल, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।
निधि अब उस घर में और रहना नहीं चाहती और मैं इस उम्र में अपने पेरेंट्स को छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन वाइफ को भी परेशान नहीं देख सकता। अब आप ही बताइए मुझे कि मैं क्या करूं। तुम्हारी सिचुएशन देखते हुए मैं तुम्हें गीता से एक श्लोक सुनाता हूं। इस श्लोक और उसके अर्थ को सुनने के बाद तुम्हें यह समझ आ जाएगा कि तुम्हारे परिवार में हो रही इस कलह का कारण क्या है। इस श्लोक को ध्यान से सुनो। उद्धेर्दात मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मैम ह्यात्मनोम बंधुरात्मय वृपुरात्मनः। कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, ये आत्मा ही आत्मा की सबसे प्रिय मित्र है और आत्मा ही आत्मा की परम शत्रु भी है। इसीलिए आत्मा का उद्धार करना चाहिए, विनाश नहीं। जिस व्यक्ति ने आत्मज्ञान से इस आत्मा को जाना है उसके लिए आत्मा मित्र है और जो आत्मज्ञान से दूर है उसके लिए आत्मा ही शत्रु है। अब इसका सिंपल वर्ड्स में मतलब सुनो। हम ये सोचते हैं कि फलाना इंसान हमारा दोस्त है और फलाना दुश्मन। इस सब में हम भूल जाते हैं कि शरीर तो आत्मा चला रही है। दो आत्माओं के पिछले जन्मों के कर्मों के कारण उनके अगले जन्मों में रिश्ते बनते या बिगड़ते हैं। तुम्हारी मां और पत्नी के कुछ पिछले जन्मों के रिश्ते होंगे, कुछ आपस के हिसाब किताब होंगे जो इस जन्म में भी उनके साथ आए हैं। इसी वजह से दोनों के बहुत समझदार होने के बावजूद ऐसी सिचुएशंस बनती जाती हैं कि उनके बीच सब खराब हो जाता है। अगर तुम और बाकी परिवार के लोग इस बात को समझ लो तो आधी परेशानी यहीं खत्म हो जाएगी। उसके बाद यह समझना है कि इस जन्म के कर्मों और उसके फल को आत्मा अगले जन्म तक लेकर जाएगी और फिर यह चक्र कभी खत्म नहीं होगा। इसीलिए इसी जन्म में जो भी अच्छे बुरे कर्म हैं उन्हें सेटल कर देना चाहिए। जितना हो सके हमें हर किसी में आत्मा देखनी चाहिए और समझना चाहिए कि हर सॉल्यूशन में हमें आत्मा के रोल को देखना है। किसी काम को करते हुए घमंड नहीं करना कि जी मैं ये कर रहा हूं। साथ ही दूसरों के कामों में भी यही सोचना है कि ये उस शरीर को चलाने वाली आत्मा का काम है। इसी तरह से सोचेंगे तो अगले व्यक्ति के प्रति गुस्सा या नफरत नहीं होगी। तुम्हारी पत्नी और मां के रिलेशन में जो भी हो रहा है वो इसी अज्ञान के कारण हो रहा है। अगर तुम उन्हें गीता ज्ञान को सही तरीके से समझा सको तो शायद उन्हें अब समझ भी आ जाएगा। सौरभ ने पंडित जी की बातें बड़े ध्यान से सुनी और समझने की कोशिश भी की, लेकिन यह सब उसके लिए बिल्कुल नया था क्योंकि उसने इससे पहले कभी गीता ज्ञान को इतना सीरियसली सुना या पढ़ा नहीं था। पंडित जी ये बातें जानते थे, इसीलिए उसे गीता को पढ़ने के लिए कहा और जहां समझ ना आए तो उनसे पूछने को कहा। सौरभ ने भी हामी भरी और दोनों घर आ गए और पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण से सबके जीवन में शांति की प्रार्थना की।